चिंची वाले जो हजरात होते हैं वो रेगड़ी वाले, वो तो उधर काबिज हैं, वो तो कहते हैं हमने हिलना ही नहीं, पैसे देते हैं ऐसी, ये उन साड़ी जगह। क्या आप डीसी सिर्फ जेहलम सिटी के हैं या पूरे जिले के हैं? और अगर पूरे जिले के डीसी हैं तो फिर बाकी जगह जो है वो इतनी ज्यादा उन पे काम क्यों नहीं हो रहा? 15 दिन बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं पीडी खान में जाऊं और वहां पे रात भी रहूं। जब आप जाते हैं पीडी खान, फिर सवाल आता है कि लिल्ला से जेहलम जो रोड है, आपको कितना सा टाइम लगता है उधर पहुंचते हुए? आपके पास तो फॉर्च्यूनर है ना? जी जी। हमारी गाड़ी जो है वो दूसरी है। बस ये वो रोड ऐसी है कि उसके ऊपर फॉर्च्यूनर हो, प्राडो, लेक्सस हो, जो भी गाड़ी हो, वो वापसी पे फॉर्च्यूनर भी जो है वो पहचानी नहीं जाती। आपसे मिलने के लिए किसकी सिफारिश की जरूरत पड़ती है? 11 बजे तक मैं बैठा रहता हूँ, 11 बजे तक कोई भी नहीं आ। जेलम के लोग जो हैं वो थोड़ा सा शायद लेट उठने के भी आदी हैं। क्या लगता है बर्न यूनिट हो सकता है हमारे लिए? इसको मैंने टेकअप नहीं किया, आज आपने इसको हाईलाइट किया है, तो इसका क्रेडिट जब भी बनेगा इसका क्रेडिट आपको भी जाएगा। प्रदेश सबसे पहले शनाख्त छीन लेता है। हुंजा में तो आपका नाम याद रखेंगे लोग, गिलगित में याद रखेंगे, जेहलम में याद रखेंगे, सरगोदा में भी दोस्त यार लोग जानते हैं आपको। वो इसके ऊपर भी बस आज आपके पास आके बैठे हैं तो कुछ शेर भी याद आ रहे। हाँ सुनाए ना। नुक्तावरों ने हमको सुझाया, वाह, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोबत रखो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की पॉडकास्ट में मेहमान शख्सियत है डिप्टी कमिश्नर जेहलम, जो कि सियासतदानों से भी ज्यादा अवाम में मकबूल है। आए इनकी मकबूलियत का राज जानते हैं और आखिर डिप्टी कमिश्नर हैं कौन, कैसे बने, सारी गुफ्तगू इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको खुश आमदीद हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से? किसी बहुत लेविश, बहुत हाई फाई सोसाइटी से लगते हैं आप तो, जो विजन है आपका। जी बैकग्राउंड तो बड़ा सादा सा है। आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। फादर मेरे नेवी में थे और कराची में पले बड़े। बिलोंग बेसिकली जो रूट्स हैं वो हमारी सरगोदा में है। अभी वी हैव शिफ्टेड बैक फ्रॉम कराची टू सरगोदा। तो बड़ी एक जिस तरह आप सबकी ज़िंदगी है, हमारे 99% पाकिस्तानियों की ज़िंदगी है, उसी तरह की लाइफ गुजारी। और अल्लाह ताला का फजलो करम है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल किया और इस मकाम पे पहुंचाया, ऐसी जगह पे पहुंचाया जहां पे आके आवाम की खिदमत कर सके। तो ये ऊपर वाले की देन है जी। सरगोदा तो बड़ा देसी इलाका है, वहाँ पे खुराक बड़े खुश खुराक लोग हैं और फिर वो सारा। तो कोई ज़मींदारी से भी कोई ताल्लुक रहा है आपका? नहीं जी, ज़मींदारी से ताल्लुक डायरेक्ट नहीं रहा। फादर भी मेरे नौकरी पेशा रहे हैं। जो हमारे इमीडिएट रिलेटिव्स हैं वो भी सारे किसी न किसी फॉर्म में सरकारी या प्राइवेट जो हमारा रोजगार का सिलसिला है उससे मुंसलिक रहे हैं। चौथा ज़िला है जेहलम आपका, इससे पहले 3 और ज़िलों में सर्व किया। ये बताइएगा कि वो जो चैलेंजिंग ज़िला कहते हैं इन चारों में से, वो ज़िले कौन कौन से थे पहले तो ये बताएं, और फिर उनमें से चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा मुश्किलात। जी बस अल्लाह ताला ने मौका दिया, 4 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में एज डिप्टी कमिश्नर मैंने काम किया। उसमें जो पहला मेरा ज़िला था वो हुंजा था, हुंजा और गिलगित। दूसरा ज़िला मेरा गिलगित था। तो हुंजा जो है वो एक डिफरेंट ज़िला है, बड़ा उसके लोग बड़े डिफरेंट हैं, उसका कल्चर बड़ा डिफरेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हुंजा है वो हमारे बाकी पूरे पाकिस्तान से कोई 20-25 साल आगे का ज़िला है। अच्छा जी, उधर की कल्चर्स ऐसे हैं, उधर के लोग ऐसे हैं, उनकी रवायात ऐसी हैं, जो उधर के गवर्नेंस का स्टाइल है वो बड़े आगे का है। उसके बाद मुझे गिलगित में काम करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। 1.5 साल फिर डीसी हुंजा रहा मैं, 1.5 साल डीसी गिलगित रहा। उसके बाद फिर पंजाब आए तो यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ में मैं रहा। वो थोड़े अरसे के लिए था, 4-5 महीने वहाँ पे सर्व किया। और मुजफ्फरगढ़ के बाद अभी ये मेरा 4th डिस्ट्रिक्ट में कर रहा हूँ जेहलम में। यहाँ पे भी तैनात हुए अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 मंथ्स हो चुके हैं। तो ये 4 ज़िले जो थे ये मैंने एज डिप्टी कमिश्नर काम किया। चैलेंजिंग मेरे ख्याल में गिलगित जो था वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। गिलगित लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बड़ा वॉलेटाइल सा डिस्ट्रिक्ट है, सेक्टेरियन हवाले से काफ़ी चैलेंजिंग है। तो गिलगित was a challenging district. I rate Gilgit as the number 1, the most challenging district. हर इंसान की जिंदगी में कोई एक इंसान ऐसा होता है जो लाइट लेकर आता है, रोशनी। किसी को क्रेडिट देना चाहेंगे आज जो शख्सियत के आमिल है? आप किसी एक शख्स को क्रेडिट देना चाहते हैं कि यार ये शख्स था जिसकी वजह से आज मैं ये हूँ? मेरे ख्याल में क्रेडिट तो
मेरे वालिद साहब को ही जाता है। हमने उनको मेहनत करते हुए देखा। वो पाकिस्तान नेवी के शोबे से मुंसलिक थे, तो 7-7 दिन 10-10 दिन वो घर नहीं आते थे। वो सी में जाता है शिप, तो वो वहीं पे, तो बड़ी उनकी टफ एक लाइफ थी, तो वो हमने देखी। और जिस तरीके से वो हमारे लिए स्ट्रगल करते थे, हम 6 बहन भाई हैं, 5 मेरी बहनें हैं, मैं अकेला भाई हूँ। तो जिस तरीके से उन्होंने हम पे इन्वेस्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने हम पे अपनी तवज्जो दी, हमें पढ़ाते भी वही थे, हमें तरबियत भी वही करते थे, तो मेरे ख्याल में वालिद साहब से ज़्यादा किसी को क्रेडिट नहीं जाता। जब आप किसी नए ज़िले में जाते हैं एज ए डेप्यूटी कमिश्नर, तो उस ज़िले में पहले एक रिवायात है, कुछ सकाफत है, कुछ इलाकाई लोग हैं, कुछ माफियाज भी होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। कुछ सियासी माफिया हो सकता है, कोई मंशियात के हवाले से हो सकता है, चैलेंजिंग किस्म के माफियाज होते हैं। इनको टैकल करना कितना आसान या कितना मुश्किल होता है? मेरे ख्याल में जहाँ पे भी आप काम करें, वहाँ पे आप नेक नियति से काम करें। आपकी कोई पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं होने चाहिए, कोई पर्सनल गेन्स के लिए आप एफर्ट ना करें। तो माफियाज जो हैं वो अल्टीमेटली दम तोड़ जाते हैं आपके सामने। एटलीस्ट चैलेंजेस ज़रूर आपको पोज करते हैं, कई सारी जगहों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन जहाँ पे भी आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होंगे, आपकी नीयत ठीक होगी, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में माफियाज भी अल्टीमेटली दे स्टेप बैक। आपकी मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था एक पोस्ट थी जिसमें 1% वो था जिसमें आप बैठे हुए थे, 99% जब आया तो आप खड़े हुए प्रोफेशनली लोगों को सर्व कर रहे हैं। और हमने देखा भी यही है कि आप वाकईतन फील्ड में बहुत एक्टिव हैं। टीसी को खुद फील्ड में हमने इतने ज़्यादा जाते हुए पहले कभी देखा नहीं, और यही वजह है कि अल्लाह करीम ने आपको इज्जत भी दी है और काम के रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा, ये फिर पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ वो किधर जाती है? 1% में मैनेज करना इज रियली जी, वो कहते हैं ना कि माली दा कम पानी लाना, भर भर मशका पावे, मालक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। तो हम जो हैं बस उसी माली की तरह हैं। हमारा काम है मेहनत करना, और वही मेहनत कर रहे हैं। ये अल्लाह का फजलो करम है कि उसने अवाम के दिलों में भी मोहब्बत डाली है हमारे लिए। वो ना भी डालता तो हमारा काम था सिर्फ उसको, मेहनत को अपनी जारी रखना। और बस मैं समझता हूँ कि यही हम कर रहे। फील्ड में आपको पता है कि फील्ड में हालात बड़े डिफरेंट है। जो हमें दफ्तरों में बैठ के एक पिक्चर पोज की जाती है, ऑन ग्राउंड पिक्चर उससे एंटायरली डिफरेंट होती। तो जब तक आप खुद वास योर फीट आर नॉट ऑन द ग्राउंड, यू डू नॉट कम टू नो द रियलिटी। तो वो आपको जांचने के लिए खुद आप जब तक उस सड़क के ऊपर खड़े होके उसका काम होता हुआ नहीं देखेंगे, जब तक वो सफाई वाले खाकरोग के साथ मिलके उससे ये नहीं पूछेंगे कि भाई तू कदों आए हैं, नाश्ता तो किस टाइम करना है, जाना किस टाइम है, झाड़ू तू कित्थों कित्थों लाना है, तब तक आपको उसके इश्यूज की, उसके काम की वो समझ नहीं आती। तो यही एक एफर्ट थी कि खुद फील्ड में निकलूं, फील्ड में निकल के वो तमाम चीज़ें देखूं। तो अल्लाह ताला ने उसमें इज़्ज़त दी है। काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होना बाकी हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजलो करम रखेगा अपना। जब इंसान नया नया नमाज पढ़ने की कोशिश करे ना, तो शैतान आ जाता है बहकाने के लिए, चलो पहले ये काम कर लो, चलो पहले ये काम कर लो। और इसी तरह जब आप अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देते हैं और खुलूस नियत से कर रहे हो, तो फिर शैतान इंसानों की शक्ल में भी आ जाते हैं। ये कर लें, आसाइशें, रिश्वत, ये सारी ऑफर्स आना शुरू हो जाती हैं आपको। हाउ डू यू रिजेक्ट सच काइंड ऑफ पीपल? जी, ये मेरे से पहले भी एक आध दफ़ा क्वेश्चन हुआ, तो मैंने कहा कि आई डोंट नो कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ऐसी ऑफर्स कोई मुझे नहीं आई। लोगों को, लोग डरते हैं आपसे। जी जी, तो बस अल्लाह ताला का फजलो करम है। शायद अल्लाह ताला ने रिप्यूट ऐसी बनाई हुई है कि कोई इस तरह की बात कोई करते हुए झिझकते हैं। ये बड़ी बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब हम नाके पे पुलिस वाले देखते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस वाले, तो वी ऑफर देम मनी। मैं बहैसियत कौम की बात कर रहा हूँ, 50, 100, 200, 500 हम ऑफर कर देते हैं कि यार ये ले ले। आर्मी वालों को नहीं हम कहते, कह ही नहीं सकते, वो लेंगे भी नहीं। ये एक रिप्यूट ही है ना, अदारे की रिप्यूट। वेरी राइट, वेरी राइट। बस वो जैसे कि मैंने कहा कि खुशकिस्मती से या शायद बदकिस्मती से ऐसी कोई ऑफर नहीं आई थी।
अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब फिर इस पे सवाल ये बनता है, अंदाजे तो बड़े लगाते हैं मेरे जैसे लोग या आम लोग कि बड़ी शाहाना ज़िंदगी है या बड़ी प्रिविलेजेस हैं, नो डाउट है भी, तो ये तनख्वाह इतनी होगी, तो आज बता ही देंगे एक डीसी की कितनी तनख्वाह होती है? वो कहते हैं ना, दे दे। जी वो कहते हैं ना कि खातून से उसकी उम्र और मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। हाँ जी। डिप्टी कमिश्नर को कोई एक्स्ट्रा अनाउंस नहीं मिलता। डिप्टी कमिश्नर जो है वो सेम वही काम कर रहा होता है जो किसी भी 18th ग्रेड का 19 ग्रेड का एक सरकारी मुलाजिम जो काम कर रहा होता है, या जिसको वो पैसे उतने ही मिल रहे होते हैं जितने किसी भी 18-19 ग्रेड वाले ऑफिसर को मिल रहे होते हैं। कोई उसमें इजाफी अलाउंसेस नहीं होते। और बाकी जहाँ तक लाइफस्टाइल का ताल्लुक है तो उसमें भी जो हमारी हाउस है वो हमें सरकारी अकोमोडेशन मिल जाती है हर जगह के ऊपर, गाड़ी जो है वो सरकार की मिल जाती है, और जो मूव अराउंड करने के लिए POL का आजकल ये भी बहुत बड़ी बचत है कि गवर्नमेंट आपको सरकारी विजिट के लिए POL फराहम करती है। इन 3-4 चीज़ों के अलावा कोई इजाफी मराहत जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर को हासिल नहीं होती। तो डीसी साहब, आप ये समझते हैं कि जो हमारे डीसीज के लिए घर बनाए गए हैं, ये इतने बड़े बड़े घर जरूरी हैं आपके लिए रहना, या इससे छोटे घर में भी गुजारा हो सकता है और इनको ये सरकारी बिल्डिंग्स हैं, इनको रेंट आउट किया जा सकता है, रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, स्कूल अस्पताल बनाया जा सकता है, रखता है? जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जी। और डिप्टी कमिश्नर जो है ही इज़ जस्ट लाइक एनी अदर ऑफिसर विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जिसके काम ज़्यादा हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, वो डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट में ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जहाँ तक घरों की बात है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एकड़ों के ऊपर मुहित डिप्टी कमिश्नर्स के घर हों। उनका कोई बेहतर तसरुफ है तो उस पर ज़रूर उन अकोमोडेशंस को लेके आना चाहिए। पॉलिसी मेकर ना से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करने वालों के सरबराहों में तो आप एक, इस जिले के अंदर पॉलिसी आपके दौसत से ही इम्प्लीमेंट की जाती है। आपको लगता है आने वाला वक्त अच्छा आ रहा है हमारा? जी उम्मीद तो रखनी चाहिए, और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इनको मज़ीद थोड़ा सा स्पीड से जाना चाहिए था, और हम दुआ भी करते हैं, एफर्ट भी करते हैं कि एटलीस्ट जो हमारे डोमेन में रह के जो भी हम बेहतरी कर सकें वो हम करें, और आने वाले अच्छे वक्त की उम्मीद अल्लाह ताला से कायम है। बिल्कुल जी, उम्मीद जो है वो अल्लाह से अच्छी लगानी चाहिए, वो ही उम्मीदें पूरी कर सकता है। इंसान तो उम्मीदों पे पूरे नहीं उतर सकते। आपका आर्मी का बैकग्राउंड भी है, तो आर्मी में सर्व करना कैसा था? वो भी नेशन के लिए सर्व करना था, सिविल सर्विसेज में आके ये भी नेशन के लिए सर्व करना, डिफरेंस क्या है? मेरे ख्याल में इट इज़ द चेंज ऑफ द कलर, द चेंज ऑफ द यूनिफॉर्म, द चेंज ऑफ द अटायर यू वेयर। बाकी जो हमारी जज्बा, जो हमारी सोच आर्मी में रह के थी टू सर्व द पीपल, टू सर्व द कंट्री, वो इस पेंट कोट के साथ भी वही सोच है जो खाकी के साथ थी। आर्मी में मैंने 7 साल सर्विस की, और मुझे बड़े ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आर्मी में मैंने सर्व किया, चैलेंजिंग पोजीशंस पे सर्व किया। आई कंडक्टेड लाइव ऑपरेशंस इन वजीरिस्तान। अच्छा। आई स्टेड एट द हाईएस्ट पोस्ट occupied by any army in the world, जो कि 22,100 फुट 22,300 फुट बालतोरो सैडल पोस्ट के ऊपर में रहा। तो ये 2 ऐसी एम्प्लॉयमेंट्स हैं जो कि बहुत चैलेंजिंग हैं। तो इन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स पे भी सर्व किया। मकसद यही था कि आवाम के लिए हम काम कर रहे हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं। जब 7 साल बाद सिविल में आने का अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो उसी जज्बे को कैरी किया, और इस पेंट कोट के साथ भी वही सोच है कि अल्लाह ताला हमारे हाथों से अवाम की बेहतरी के काम करवाए, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो हमारे बस में है वो हम कर। अब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े पॉजिटिव आंसर्स आ रहे हैं, बिकॉज आप एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी के हामिल भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और एक अपर क्लास में से आते हैं आप। जैसे ही हम नीचे जाते हैं और अफसरान में, ख़ास करके पुलिस के डिपार्टमेंट में हवलदार के रैंक पे आते हैं, सिपाही के रैंक पे आते हैं, ये इन जगहों पे जब हम आते हैं तो इनका रवैया, एटीट्यूड, बल्दिया के मुलाजमीन, ये बड़ा रूड,
बदतमीजी का आंसर अभी पिछले दिनों बल्दिया के एक मुलाजिम ने जो नाले का वेस्ट होता है शहर की एक बड़ी मशहूर दुकान के फ्लोर पे फेंक दिया, जस्ट बिकॉज उसने उसे फ्री मिठाई नहीं दी थी। तो इस तरह के वाकयात, कहने का मतलब है कि ये लोग इतने सोफिस्टिकेटेड क्यों नहीं हो जाते? क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही? मेरे ख्याल में जी, एक तो ओवरऑल अनफॉर्चुनेटली हमारी पूरी सोसाइटी में एक सोसाइटल डिग्रेडेशन ज़रूर है। इसको आप भी एक्सेप्ट करेंगे, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। इवन आप किसी रेडी वाले से आप फ्रूट लेते हैं और उसको आप किसी बात के ऊपर आर्ग्यू करते हैं कि ये डिप्टी कमिश्नर ने तो ये रेट लगाया है और आप इस रेट पे दे रहे, तो वो आगे से आपको कैसे रिएक्शन पेश करता है? आप रिक्शे वाले के साथ बैठ के जाते हैं और उसके ऊपर किराए के ऊपर आर्ग्यू करते हैं, तो वो आपको कैसे रिएक्शन देता है? यही रिएक्शन अनफॉर्चुनेटली हमारे सरकारी इदारों में भी है। इट इज़ ओवरऑल अ सोसाइटल डिग्रेडेशन, जिसके ऊपर काम होना चाहिए, जिसके ऊपर मेहनत होनी चाहिए। आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी इस सरकारी इदारे जो हैं, बेशक सोसाइटल डिग्रेडेशन हो, लेकिन हमारे जो फेस हैं, जो हमारे इदारे जिन्होंने पब्लिक को डील करना है, उनका एटीट्यूड बिल्कुल इस तरह का एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्दिया वाले, हमारे पटवारी हजरात, हमारे थाने के SHO हजरात, हमारे दीगर मुलाजमीन, उनका रवैये के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं और किसी को पब्लिक से रूड एटीट्यूड जो है वो बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। और मेरी अपने इदारे की, मेरे अपने ऑफिस से बड़ी इस मामले में सख्त हिदायत है। अवाम कोई भी किसी रूडनेस का मेरे पास शिकायत लेके आती है तो उसको मैं कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करता। वेस्ट में जाए ना, तो खास करके सरकारी डोमेन के अंदर अगर हंस के जवाब भी ना दे रिसेप्शन पे, आप लोग रूड समझते हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। और यहाँ पे हंस वो तो लगता है घर में भी कभी नहीं तो ये शायद उनकी ड्यूटीज और ये माशरे, ये सारी चीजें जो एमएन करी उनको ये बनाती हैं। डी साहब, रिश्वत का एलिमेंट बड़ा है हमारे माशरे के अंदर। एक दो केसेस मैंने भी आपको बताए। रिश्वत लेने वाले जो लोग हैं पाकिस्तान, कहने देने वाला भी मुजरिम है, लेने वाला भी मुजरिम है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि डायरेक्टली इस सिस्टम को बंद करना जो है वो ऐसा ही है जैसे किसी आदि नशावर का जो है उसका नशा बंद कर दे, मारी ना जाए। यही ना सिस्टम हो जाए। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या अमल चलेगा? जी बस इसमें अनफॉर्चुनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे थानों में, हमारे पटवार खानों में, हमारे बल्दियात के ऑफिसेज में ये एलिमेंट काफ़ी हद तक एक अनफॉर्चुनेटली एक नॉर्म सा बनता जा रहा है, जिसको हमें बड़े वी हैव टू स्टॉप इट विद एन आयरन हैंड। इसको बड़ी सख्ती से हमें रोकना पड़ेगा। हमने अभी माजी में हमारे तहसीलदार जो हैं वो नौकरी से निकल गए, हमारे पटवारी के खिलाफ इस तरह के एक्शंस हुए। अभी 2 सस्पेंशंस मैंने की हैं, 2 सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स को मैंने ओवर चार्जिंग के ऊपर सस्पेंड किया। तो इस तरीके के जहाँ पे भी हमारे नोटिस में आता है हम इसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन इसको ये इतना बड़ा मेनेस बन चुका है जिसको शायद इस तरह 2-4 सस्पेंशन से उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। वो फिर किसी हायर फोरम से, कोर्ट से उसकी ऑर्डर्स की रिवर्सल ले आते हैं और अल्टीमेटली ये सिस्टम इसी तरह चलता रहता है। तो इसको हमें एज अ होल, एज अ सोसाइटी, एज अ कंप्लीट गवर्नमेंट आउटफिट इसके ऊपर बड़ी सख्ती करनी। हमें क्या मशवरा, मुझे क्या मशवरा देते हैं एज ए जर्नलिस्ट? मुझे एक्सपोज करना चाहिए ऐसे लोग? बिल्कुल करना चाहिए जी। मैं समझ, मुझे डर जो लगता है मैं आपसे शेयर करता चलूं। अब एक बंदे ने 500 रुपया लिया है, मैं उसको एक्सपोज कर दूं जी यानी 500 रुपया लिया है। अब वो 500 और उसकी तनख्वाह 12,000 है। अब मैं मुझे ये भी तो जिम्मेदारी है मेरी कि मैंने ये भी तो देखना है कि उस 12,000 में उसका गुजारा होता है कि नहीं होता। उसके बाद वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, फिर उसके ऊपर अथॉरिटी बैठी है, मैंने कंप्लेन करनी है, मुझे मुद्दई बनना है। उसके बाद वो प्रोसेस होता है, नहीं होता, फिर जाके मेरी जिम्मेदारियां स्टार्ट होती हैं जो मैं फौरन जाके हाईलाइट कर दूं। अच्छा, जब हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो फिर हल नहीं निकलता। जब हम लोगों को नंगा करना शुरू करते हैं तो फिर माशरे के अंदर भी बदकारी बढ़ती है। पॉजिटिविटी भी तो दिखानी है ना। क्या मशवरा देंगे आप? मेरे ख्याल में जी, जिस तरह आपने बात की कि ये रिश्वत तो इतना बड़ा मेनस है कि इसके ऊपर पूरा हमें हम सब ने जहाद करना है इसके ऊपर। और ये जो जस्टिफिकेशन है कि
अगर किसी की सैलरी थोड़ी है तो क्या उसको रिश्वत लेने की छूट होनी चाहिए? मेरे ख्याल में ये कतई तौर पे सही जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर कोई भी इंसान ये समझता है कि जो उसका काम है उससे उसको अर्निंग नहीं हो रही, कम हो रही है, उसका गुजारा नहीं हो रहा, ही इज एट लिबर्टी टू लीव हिज प्रोफेशन एंड ज्वाइन समथिंग एल्स, टू डू समथिंग एल्स। लेकिन ये कतई तौर पे कम तनख्वाह इस बात को जस्टिफाई नहीं करती कि क्या आप रिश्वत लेना शुरू कर दें। पार्किंग डीसी साहब अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए कुछ होगा कभी, या कभी भी कुछ नहीं होगा? क्योंकि हम तो देखते ही आ रहे हैं पार्किंग नहीं मिल रही। जी, जो हमारे कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अंग्रेज ने बनाए थे, अगर आपको सरगोदा जाने का इत्तफाक हो, खानेवाल जाने का इत्तफाक हो, तो आप देखेंगे कि उन्होंने बड़े प्लान्ड तरीके से सिटीज़ बनाए। उन्होंने बिल्डिंग लाइंस को बहुत दूर रखा और खुली सड़कें दी। जहाँ पे गुजरगाहें इतनी आम नहीं भी थी वहाँ पे भी उन्होंने खुले रास्ते दिए। हमने अनफॉर्चुनेटली जब शहर बनाए तो हमने उसमें कंजेशन की, हमने जो सड़क का भी रकबा था उसके ऊपर भी कोशिश की कि अपना चार दीवारी करके उसको भी कब्जे में ले लें, तो जिसकी वजह से एक इनबिल्ट हमारे इस ज़िला जेहला में कंजेशन है। हमारी सड़कें खुली नहीं हैं, सड़कें वसी नहीं हैं। लेकिन ये जस्टिफिकेशन भी इस बात को कतई तौर पे प्रूव नहीं करती कि क्या हम जस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारे पास जो जगह हैं जो कि पार्किंग के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही, वो भी अनफॉर्चुनेटली इंक्रोच हो रही है। जो हमारे कंजेशन पॉइंट्स हैं जिसमें शानदार चौक है, जिसमें हमारा ये सिविल लाइन रोड की कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं, हमारी कचहरी चौक बन जाते हैं, तो इनके ऊपर एडिक्वेट हमें पार्किंग स्पेसेस जो हैं वो देनी चाहिए। उसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। एक हमारा अराजी रिकॉर्ड सेंटर के साथ वाला प्लॉट, उसको हम पार्किंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे अकरम शहीद पार्क के अतराफ में काफ़ी सारी स्पेस है, उसको हम पार्किंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे तो वो चिंगची वाले जो हजरात होते हैं, वो रेगड़ी वाले, वो तो उधर काबिज हैं, वो तो कहते हैं हमने हिलना ही नहीं, पैसे देते हैं ऐसी, ये उन साड़ी जगह है, ऐसे बोलते हैं। और फिर जो रिवर रोड है उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है, उस पर बड़ी स्पेस है। अगर वो जो गलियां बाजार को कनेक्ट करती हैं उनको थोड़ा सा कुशादा क्या, बस जरा उसकी खस्ता हाली है, कच्ची गलियां हैं, पानी खड़ा होता है, थोड़ा सा बेहतर हो जाए और रिवर रोड को भी पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाए जो उसके अतराफ में जगह है, तो मेरा ख्याल है मसले काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। सही कह रहे हैं जी, बस इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं जिनको हमने साथ लेके चलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा शानदार चौक है, उसके साथ हमारे नया बाज़ार है, पुराना बाज़ार है, टोया महल्ला है। वहाँ पे पूरी वो कमर्शियल एक्टिविटी है। जो हमारे ताजिर हजरात हैं वो चाहते हैं कि बिल्कुल आप इसको गाड़ी की एक्सेस जो है वो दुकान के आगे तक हो। हाँ, हमारी बिक्री उस वक्त बढ़ेगी जब गाड़ी एंड तक हमारी दुकान के आगे आके हमारा ग्राहक उतरे। तो अक्ल लगता कमजोर है। तो जब गाड़ी एक आप अंदर अलाउ कर देते हैं तो फिर कंजेशन हो जाती है। वो खुद जो हमारे शॉपकीपर्स हैं वो 4 फुट का हमने उनको स्पेस दी तो वो 14 फुट आके आगे दोनों तरफ से वो इंक्रोच कर लेते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस ज़रूर हैं। हमने तमाम तर इश्यूज़ को साथ साथ लेके चलना है। गुर्बत इतनी है कि आपने खुद महसूस किया होगा कि रेडियो वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, चूंकि रक्षों की तादाद में इजाफा हुआ है। तो ये इसलिए है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पॉवर्टी इंडेक्स है वो द नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन वो अनफॉर्चुनेटली बढ़ते जा रहे हैं। तो इनको भी हम बिल्कुल स्ट्रेट अवे हम इनको इनके रोज़गार से कट ऑफ जो है वो नहीं करना चाह रहे होते। हम भी चाहते हैं कि चले ये बेरोज़गार हैं, इनको कोई ना कोई स्पेस देनी चाहिए। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ। मैं हुंजा में था तो वहाँ पे एक पहाड़ जो था वो हर महीने में एक दफ़ा उसके ऊपर से पत्थर गिरते थे और नीचे उसके आबादी थी, छोटा सा गांव था 20-25 घरों का। तो उस गांव पे आके वो पत्थर गिरते थे और कभी कोई बच्चा ज़ख्मी हो जाता था, कभी कोई और डेथ हो जाती थी। तो एक दफ़ा इसी तरह बारिश हुई तो ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हुए। तो मैं भी पहुंचा वहाँ पे मौके के ऊपर। अभी मैं उस गांव में खड़ा था कि ऊपर से पत्थर गिरना शुरू। बड़ी मुश्किल से हम सारे लोग जितने हम खड़े थे
हमने भाग के और दूर जाके अपनी जान बचाई, और जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ पे भी बड़े बोल्डर्स आके गिरे। तो जब हमने सांस अपने बहाल किए, बोल्डर्स गिरना बंद हुए, तो मैंने उनसे पूछा कि यार इतने तुसी क्यों बैठे हो, बिल्कुल पहाड़ के नीचे आप बैठे हैं, ऊपर से पत्थर आएगा मर जाओगे, तो इधर से शिफ्ट क्यों नहीं होते, कहीं और जाके रह लो, यहाँ पे रहना ज़रूरी है। तो उसने बड़ी मुझे बात की जो मेरे अभी तक दिल में लगी हुई है, छुपी हुई है। उसने कहा सर दिल तो हमारा भी करता है कि हमारा भी F6 में मरगला रोड के ऊपर 2 कनाल का घर होता, हाँ। लेकिन अभी है यही, जमा पूंजी यही है, ज़मीन यही है, 1 मरला 2 मरले जहाँ पे बैठना है, तो हम किधर जाएं। तो यही हाल हमारे रेडी वालों का और हमारे रक्षे वालों का है कि दे हैव नॉट चोजन दिस, दे आर फोर्स्ड टू डू इट। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो उनको हम रेगुलराइज ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम कतई तौर पे उनको उनके रोज़गार से महरूम नहीं करना चाहते। एंड यू आर राइट, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द पार्किंग इश्यूज, टू एड्रेस द पार्किंग इश्यूज ऑफ द सिटी। बहुत अच्छी बात है कि आप दर्द दिल भी रखते हैं। जी जी, ये अच्छी बात है। हमें जब लोगों से पूछा कि डीसी साहब से क्या पूछना चाहेंगे, तो एक सवाल ने बड़ा मुझे चौंकाया। वो ये था कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप जेलम में जब एंटर होते हैं, जेलम को एग्जिट करते हैं ना, तो पता चलता है कि कोई शहर से आए हैं या किसी शहर से जा रहे हैं। आपके आने से इसकी खूबसूरती में इजाफा हुआ है, काम नज़र आ रहा है, कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप डीसी सिर्फ जेलम सिटी के हैं या पूरे ज़िले के हैं? और अगर पूरे ज़िले के सिटी आप डीसी हैं, तो फिर बाकी जगह जो हैं वो इतनी ज़्यादा उन पे काम क्यों नहीं हो रहा? जी, मेरे जो हफ्ता जब स्टार्ट होता है तो उसको मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ कि एटलीस्ट जो 2 दिन हैं हफ्ते में वो मैं सिटी से बाहर गुजारूँ। उसमें मैं कोई ना कोई तहसील एक विज़िट में चुन लेता हूँ, और एक दिन जो होता है, जो सेकंड डे मेरा बाहर गुजरना होता है, वो मैं कोई भी आउट स्टेशन, कोई दूर का विलेज, कोई यूनियन काउंसिल, कोई उसको चेक करता हूँ। तो इसी तरह मैं डिवाइड करके चलता हूँ। हर 15 दिन बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं पीडी खान में जाऊँ और वहाँ पे रात भी रहूँ। तो पिछले 8-9 महीनों से ये मुसलसल मेरी रूटीन है कि मैं हफ्ते में 2 दिन जो है वो शहर से बाहर लाजमी गुजारता हूँ। और पीडी खान में भी मैं 15 दिन बाद 1 दिन वहाँ पे गुजारता हूँ। जब महीना गुजर जाता है फिर 2 नाइट्स भी स्टे करता हूँ। तो जो फोकस है मेरा वो तमाम जगहों के ऊपर बिल्कुल यकसा है। दीना में, स्वाबा में, सुबह सुबह मैं दीना भी जाके चेक करता हूँ। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन में अर्ली मॉर्निंग फजर के टाइम उठ के शहर का भी चक्कर लगाता हूँ, और फिर सुहावा दीना में से भी कोई जगह ज़रूर चेक करता हूँ। तो चीज़ें जो हैं वो हर जगह पे हो रही हैं। शायद जेलम में सोशल मीडिया फॉलोइंग ज़्यादा है और लोग सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सिटी अर्बन, तो वहाँ पे उनको वो चीज़ें ज़्यादा हो रहा है। कहा कि आप जाते हैं। जी जी, अच्छा, ये एक इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट को भी समझें। इस शहर ने बड़े बड़े अजीम सियासतदान देखे हैं और मिनिस्टर रहे इस शहर के, लेकिन इस शहर ने तरक्की नहीं देखी। इस शहर ने जो है कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ना यहाँ पे आ सकी। अभी तक सिविल अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जिसमें बर्न यूनिट भी जेलम में एक नहीं है। जेलम एक बहुत बड़ा ज़िला है। तो अब एक बंदा उनको ऐसा मिल गया जेलम वालों को, जो उन्हें लगता है कि ये काम करवा दे। तो सबको ये है कि हमारा भी हो जाए, हमारा भी हो जाए, इन्हीं के दौर में हो जाए। शायद ये चले गए तो ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जेलम के लोगों की एक उम्मीद है आपसे। अब जब आप जाते हैं पीडी खान, फिर सवाल आता है कि लिल्ला से जेलम जो रोड है, आपको कितना सब टाइम लगता है उधर पहुंचते हुए? आपके पास तो फॉर्च्यूनर है ना? जी जी, हमारी गाड़ी जो है वो दूसरी है। कितना टाइम लगता है? बस ये वो रोड ऐसी है कि उसके ऊपर फॉर्च्यूनर हो, प्राडो, लेक्सस हो, जो भी गाड़ी हो, वो वापसी पे फॉर्च्यूनर भी जो है वो पहचानी नहीं जाती, और काफ़ी उसकी खस्ता हालत है। और ये आपकी सरबराही में सिविल लाइन अच्छी हो गई, ओल्ड जीटी रोड अच्छी हो गई, तो अब ये भी देखें, दिल है जेलम का पीडी खान, दिल है लिल्ला, इनको कनेक्ट करती है वो रोड। और फिर मैं आपको ये चंद दिन पहले का अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त का
वाकया है कि वो अपनी वालदा को यहाँ पे हॉस्पिटल से ऑपरेट करवा के वो लेकर जा रहा था एम्बुलेंस में जाते हुए उसकी वालदा के स्टिचेस फट गए रास्ते में, झटके लगे इतने और ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, तो वहाँ पे फिर किसी लोकल ट्रीटमेंट लेना पड़ा। ये मैं आपको एक जर्नलिस्ट की बात बता रहा हूँ। तो मैंने उसने जब इस पे तनकीदी वीडियो बनाई ना, तो फिर मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया, मैंने उसे समझाया, मैंने कहा जब आप अपनी ज़ात पे बात आई है तो आज आपने इसके ऊपर जो है एक मैसेज रिकॉर्ड किया है, और जब लोग रोज़ जो है इससे मुतासर होते हैं तो आप चुप रहते हैं। तो उसने वो फिर वीडियो पोस्ट नहीं की। ये मैं खुलासा कि ये इस हद तक मसाइल हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये कोई है इसकी आने वाले को मुस्तकबिल करीब में ये बन जाए? देखिए आसिफ भाई, बस कुछ काम होते हैं इंसानी दस्तरस में होते हैं, कुछ काम होते हैं जिसके ऊपर वो एफर्ट ज़रूर कर सकता है, लेकिन उसका जो फाइनल इख्तियार है वो शायद आपके बस में नहीं होता। तो ये जो हमारे शहर वाले रोड थे, आप देखें सिविल लाइन रोड, जादा रोड, टाटियावाला रोड, CMI टू नोगरा रोड, ये वो तमाम प्रोजेक्ट से जो कि इसी तरह रुके पड़े थे जिस तरह हमारी टिल्ला जेलम रोड रुकी पड़ी। बिल्कुल रुके। तो इनको आते साथ मैंने एफर्ट करके मेरे और दोस्तों ने भी मेरे साथ काफ़ी काम किया, हमारे पॉलिटिकल लोगों ने हमें सपोर्ट किया, और इन रोड्स को हमने बड़े ही रिकॉर्ड मुद्दत में इनको कंप्लीट किया। हालांकि लोग कह रहे थे सिविल लाइन बनेगी नहीं, शुरू तो हो गई है, बनेगी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि माजी ऐसा था ना। जी। तो दूसरी जो लिल्ला जेलम है, ये हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि फेडरल गवर्नमेंट का फंडेड है। उसमें फिर अपने चैलेंजेस होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसकी भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट में ठीक रही और फिर एकदम बीच में लल पीरियड आ गया, और वो लल पीरियड अभी तक चल रहा है। जो हमारी पीडी खान जेलम की आवाम हमें सुन रही है, उनको मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि इस रोड को एग्जीक्यूट करने में हमारे एंड पे जो एफर्ट है उसमें कोई कमी नहीं। मैं तकरीबन हफ्ते में एक लेटर ज़रूर ऊपर लिखता हूँ, 2 दफ़ा ज़रूर अपने हायर अप से बात करता हूँ, हर मीटिंग में इस पॉइंट को ज़रूर रेज करता हूँ कि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये आप काइंडली इसकी फंडिंग के इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, इसमें कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइजेशन के इश्यूज़ को रिजॉल्व करें और इसके ऊपर काम शुरू। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है अपनी गवर्नमेंट से भी, चीफ मिनिस्टर साहब के भी नोटिस में ये बात है, चीफ सेक्रेटरी साहब के भी नोटिस में ये बात है कि इसके ऊपर जल्द मोबिलाइजेशन दोबारा होगी और जल्द इसके ऊपर काम जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ दोबारा स्टार्ट हो। वो इंसान के बस में है भी कोशिश ही, नताइज तो अल्लाह के हाथ में, वो आपने कर दी। लेकिन ये बताइएगा कि पॉलिटिकल चैनल से ये फंड्स दोबारा रिलीज होंगे या आपके चैनल से ये मतलब उम्मीद है कि हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल उम्मीद है जी, हो जाएगा। एक बड़ा मासूमाना सा सवाल किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि आपसे मिलने के लिए किसकी सिफारिश की जरूरत पड़ती है? मैं अभी ऐसे ही मुस्कुराया था जब पढ़ा, तो मैंने कहा ये मैं जरूर पूछूंगा। बड़ा लाइटर नोट का क्वेश्चन, किसकी सिफारिश? बड़ा लाइटर नोट के ऊपर ही जवाब है कि मैं कोई 9 बजे 9:15 बजे अपने ऑफिस में आके बैठता हूँ और 11 बजे तक मैं बैठा रहता हूँ। 11 बजे तक कोई भी नहीं आता। जेल के लोग जो हैं वो थोड़ा सा शायद लेट उठने के भी आदी हैं, कुछ मौसम की भी गर्मी सर्दी इसके ऊपर असरअंदाज करती है। तो अक्सर जब मैं 12 बजे 1 बजे विजिट्स के ऊपर निकल रहा होता हूँ तो उस वक्त मुझे कॉल्स आ रही होती हैं कि जी वो सारा सी तो थोड़े दफ्तर आए बैठे सा, तो मैं क्या तुसी जल्दी आ जाना सी। अच्छा ठीक है, नहीं 9 से 11 के दरमियान बगैर किसी सिफारिश। जी ठीक है। ये सवाल भी बड़ा अहम है कि हमने बजवाला में सरकारी सतह पर बहुत बड़ा एक जंगल आबाद कर दिया और बड़े दरख्त लगाए, और फिर शहर के अहाते में सिविल लाइन के ऊपर फलदार दरख्त लगाए। अब ये 2 सवाल हैं, मैं मिक्स करके पूछूंगा। फिर आ जाती है कुर्बानी और फिर आ जाते हैं हमारे लोग, और जानवर वही, जंगल वही जो हमने किसी और मकसद के लिए लगाया था, वो चारा बनेगा। तो इसके लिए क्या रोकथाम है? तो पौधे तो फिर गायब हो जाते हैं, फिर अगले साल दोबारा लगाएं, फिर वो ही खा जाएंगे जानवर। जी, जो बजवाला का आपने रेफरेंस दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने रेफरेंस दिया। ये एक बड़ी मैसिव ट्री प्लांटेशन की कैंपेन थी जो कि हमने की, आपने भी इसको विटनेस किया, आपके जैसे तमाम दोस्त भी उधर मौजूद थे, और वहाँ पे हमने कोई मैसिव प्लांटेशन की। मेरे ख्याल में आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट फिगर, 30,000 40,000 के करीब हमने वहाँ पे एक दिन में पौधे, रिकॉर्ड नंबर्स प्लांट की।
मेरे जहन में भी यही इसके कंसर्न्स थे कि एक दफ़ा तो प्लांटेशन कर दी फिर क्या होगा। उसमें जो हमने प्लांटेशन की उसमें उसका 2 साल का हमने पूरा उसकी मेंटेनेंस प्लान भी हमने साथ दिया, वो भी अप्रूव किया। अभी हमारे डीएफओ साहब जब नए आए तो उनको जो पहला टास्क मैंने दिया वो यही था कि आप बजवाला जाके उन तमाम जो प्लांट्स हैं उनको चेक करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई 85% के करीब सर्वाइवल रेट है वहाँ पे। बहुत अच्छे हमारी जो हमने उस दिन प्लांटेशन की वो सारे के सारे 85% के करीब वो मुकम्मल तौर पे सर्वाइव किए हुए हैं। उनकी पानी का मुकम्मल तौर पे बंदोबस्त है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि 1-2 साल के अरसे में वो वहाँ पे आपको एक जंगल की शक्ल जो है वो जो खाली प्लॉट थे वो आपको पेश कर रहे होंगे। एक और चीज़ भी इसमें वर्थ मेंशनिंग है कि ये वो तमाम रकबा था जो कि गैर कानूनी कब्जे में था। हमने वो कब्जा वागुजार किया और फिर उसके ऊपर प्लांटेशन। जो सिविल लाइन की आपकी बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे भी जब मैं आया यहाँ पे जेलम में तो मैंने एक अजीब सा कल्चर देखा कि सुबह दोपहर शाम कोई 15 गाय भैंसें हर जगह के ऊपर वो एक वाइल्ड एनिमल्स की तरह वो मूव कर रहे हैं और कोई उनके ऊपर रोकथाम नहीं है। तो आते साथ जो मैंने पहला काम किया वो इसके ऊपर कंट्रोल था। और फिर हमने भाना जात के ऊपर दफ़ा 144 नाफिज की। कोई 40% 50% भाने जात शहर से शिफ्ट भी हो गई। फिर अभी हमारा दोबारा इरादा है 144 इसके ऊपर नाफिज करके जो बाकी हमारे जानवर हैं कहीं पे भी आपकी म्यूनिसिपल लिमिट्स में आपको इतने मैसिव कमर्शियल स्केल के ऊपर लाइफ स्टॉक रखने की इजाज़त नहीं होती। वो हम जेलम में भी नहीं रखने देंगे। ये शहर के अल्टीमेटली हमारे सीवरेज को ब्लॉक करते हैं, हमारे वेस्ट के इश्यूज इससे क्रिएट होते हैं, एक पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होती है, साथ वाला घर जो है वो उससे तंग होता है। तो इसके ऊपर हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। चलिए, अब गाय भैंस है तो फल पौधे नहीं खा रहे, लेकिन वो जिम खाने के रास्ते में जो आ रहे थे वो फलदार दरख्त थे, उनको हटाना बहुत ज़रूरी था। नहीं जी, कोई उसमें फलदार दरख्त जो है वो नहीं हटे। उसमें कोई अगर ऐसे थे जो कि मुरझा गए थे, कोई उनको शायद नहीं, वो मेरे पास रिमूव किया फुटेज भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हरे भरे दरख्त भी थे। मैं ये इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि हम इसको इधर बैठ के इतना ज़्यादा डिस्कस करें, बट मैं ये कह रहा हूँ कि दरख्त जो हैं हम बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से पैदा, मतलब उनको पालना जो है बच्चों को पालने जैसा काम है इस सोसाइटी के अंदर। तो उनको ऐसे काट देना, मतलब रास्ते के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं सिर्फ सवाल ये है या कि आपके इल्म में ही नहीं आया और उन्होंने काट दिए? नहीं, अगर कोई आई डोंट नो आप किस दरख्तों की बात। ये सामने जो रास्ता जहाँ पे बन रहा है, जिम खाने का रास्ता जो सिविल लाइन को जो फेस करता है, जी जी जी, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। सामने बिल्कुल दरख्त है जो अच्छा रास्ता जी। इसको चेक कर लेते हैं। कोई हार्डली 2-3 होंगे जिनको अगर उन्होंने रिमूव किया भी है तो जी ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये भी कमिटमेंट कर रहा हूँ आज आपकी फोरम के ऊपर बैठ के कि हम यहाँ पे अल्लाह ताला के फजलो करम से बड़ी एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक फैसिलिटी जेलम की आवाम को देने जा रहे हैं, जो कि ना सिर्फ जिससे जेलम के लोग मुस्तफ़ीद होंगे, हमारे नेबरिंग एरियाज़ के लोग मुस्तफ़ीद होंगे, और इससे एक ओवरऑल सोसाइटल इम्पैक्ट बड़ा आप देखेंगे आने वाले दिनों में, बड़ा पॉजिटिव होगा। मैं इस पे आगे आऊँगा और आपसे इंशाल्लाह आपका अप्रिशिएट भी करेंगे, और इस हवाले से सवाल भी आगे हैं। ज़्यादा जो हमारा चौक है ना, वो ओल्ड जीटी रोड को और न्यू जीटी रोड को मिलाता है। कंजस्शन बन जाती है, ख़ास करके जो औकात होते हैं स्कूल से छुट्टी के, कॉलेज से छुट्टी के जो औकात होते हैं उसमें बड़ी, तो वहाँ पे कोई ओवरहेड ब्रिज कि अगर कोई बात चल जाती, कोई बन जाता तो बड़ी खूबसूरती में भी इजाफा होता, मेरा ख्याल है रश बड़ा कम हो जाता। ये एक सजेशन भी है, सवाल भी है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर आप व्हीकुलर ब्रिज की बात कर रहे हैं तो वो हमने एक फिजिबिलिटी बनाई ज़्यादा की नहीं, शानदार चौक की, कि वो हमारा GTS से पीछे से ब्रिज स्टार्ट हो और वो आके शानदार चौक के ऊपर से होता हुआ फ्लाईओवर जो है वो आके इधर शहर में उतरे, और जो पूरा कंजेशन पॉइंट है हमारे शानदार चौक का वो उससे इवेड हो सके। वो फिजिबिलिटी बनाई, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, अभी वो फाइनल स्टेज के ऊपर है, कुछ टेक्निकल इश्यूज उसके रिजॉल्व हम कर रहे हैं, कुछ लैंड एक्विजिशन होने वाली होगी उसमें,
जिसकी एक अपनी कॉस्ट होगी। तो उसके ऊपर हम अभी भी एज वी स्पीक वी आर वर्किंग ऑन इट। जहाँ तक ज़्यादा की बात है, ज़्यादा के ऊपर भी और आगे भी 2-3 मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हमने जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड ऑलरेडी की हुई है। NHA को भी लिखा हुआ है, जहाँ पे NHA का राइट ऑफ वे है वहाँ पे ब्रिजेस की आगे डिमांड गई हुई है। इंशाल्लाह उसको भी हम परसू करें। चले, अल्लाह करम करे आपकी मौजूदगी में ये 1-2 काम हो जाए तो जेलम आपको याद करेगा। जेल में डिस साहब बर्न यूनिट नहीं है, हमें खारियाँ जाना पड़ता है, इस्लामाबाद जाना पड़ता है, और जो जल जाता है ना उसके पास सर इतना टाइम नहीं होता। तो अभी भी आप सिविल अस्पताल से आ रहे हैं यहाँ पे सीधा, आपका ख़ास फोकस है सेहत को लेकर, मुझे पता है। और मुझे ये भी मैं जानता हूँ कि कोई भी नई चीज़ आ जाना ये इतनी आसान नहीं होती। हम तो सवाल पूछ देते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी एक साइंस है। क्या लगता है बर्न यूनिट हो सकता है हमारे लिए? इसमें जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारे जेलम में, बर्न यूनिट की भी रिक्वायरमेंट है, ट्रॉमा सेंटर की भी रिक्वायरमेंट है। हमारी ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग जो है वो बन रही थी, उसमें भी कुछ फंड्स के इश्यूज हैं, एक ओवरऑल ज़रा फंड्स की शॉर्टेज है। हाँ जी वो परसू कर रहे हैं, अल्लाह ताला जरूर बन ही जाएगा जी, क्योंकि अप्रूवल तो हो ही गया उसकी। जी। तो बर्न यूनिट भी आपने जो पॉइंट आउट किया है, इट इज़ वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, इट इज़ द नीड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ द नीड ऑफ द DHQ, और इसको मैंने टेकअप नहीं किया। आज आपने इसको हाईलाइट किया है तो इसका क्रेडिट जब भी बनेगा इसका क्रेडिट आपको भी जाएगा कि आपने ये इशू पॉइंट। ये हमारी अवामुन्नास के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि हमें आपको पता है कि और जब हम खारियाँ चले जाएं तो वो भी ऑन नहीं करते, क्योंकि वो CMH का हॉस्पिटल है और उसमें भी बहुत ज़्यादा बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो बाज़ औक़ात अगर उधर ऑलरेडी पेशेंट हो तो फिर हमारा पेशेंट तो बचने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। एक मुझे पता है आपने ऑलरेडी इसको एड्रेस कर दिया है, आपकी वीडियोस भी मौजूद हैं इसके ऊपर, लेकिन एक इशू चल रहा है कि जी सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं। तो अगर शॉर्टली आप इसको भी क्लैरिफाई कर दें कि नहीं कर रहे, मुझे तो पता है नहीं कर रहे, लेकिन आप आवाम जो है वो हाथ धो रहे, ये हमारे प्राइवेट स्कूल हो जाएंगे, इनकी फीसें बढ़ जाएंगी, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो ये प्लीज़ बताइएगा इसमें। बिल्कुल जी, पहले भी मैंने अपने वीडियो बयान में कहा था कि सरकार का किसी भी स्कूल को प्राइवेटाइज करने का बिल्कुल कतई तौर पे कोई इरादा नहीं, ना जेलम में है ना पंजाब में किसी और शहर में है। जो हमने 20 स्कूल चुने वो 20 स्कूल इसलिए चुने कि उन 20 स्कूल्स को के ऊपर फोकस करके हम अपनी तमाम तर एनर्जीज उनको दे के टू स्टार्ट विद उन 20 स्कूलों को बेहतर करें। तो उन 20 स्कूलों के ऊपर जब हमने काम करना शुरू किया, उनके वॉशरूम्स हमने ठीक करवाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया, उनकी टीचर्स की शॉर्टेज वाले इशू को एड्रेस किया, तो शायद ये इम्प्रेशन गया या शायद ये इम्प्रेशन चंद नासिर की तरफ से क्रिएट किया गया कि शायद स्कूल्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो मैं आज फिर आपके फोरम से बड़ा इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जेलम में कोई स्कूल प्राइवेटाइज। वो इतना अच्छा दिखने लग गया कि लगा ये प्राइवेट स्कूल है। जी जी जी। अच्छा ठीक है जी। प्राइस कंट्रोल डायरेक्टली आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है। डॉलर नीचे आता है, पेट्रोल की प्राइसेस 40 रुपए तक नीचे गिरती हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनके किराए उतने के उतने हैं। अशाया फुर्दोनोश जो हैं उनकी प्राइसेस उधर की उधर हैं, वो नहीं नीचे आ रही। तो ये आप क्या समझते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से कुछ कमी है इसको कंट्रोल करने में, या फिर ये ओवरऑल ही इसी तरह चल रहा है पूरे पंजाब में? नहीं जी, बिल्कुल इंतज़ामिया की तरफ से कोई कमी नहीं है। जब ये पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस अभी हालिया कम हुई तो उसके इमीडिएटली 24 आवर्स के अंदर हमने तमाम तर मीटिंग्स कॉल की, हमारी RTA एक्टिव हुई, हमने तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस को बुलाया, जो बड़े हमारे ट्रांसपोर्टर्स से सारों को बुलाया और हमने एक किराया नामा तय किया। वो जो किराया नामा हमने तय किया वो एग्जिस्टिंग किरायों से कोई 10 से 20% मुख्तलिफ रूट्स का वो कम था। उसको हमने नोटिफाई किया, ना सिर्फ उसको नोटिफाई किया बल्कि उसको मैंने इंश्योर किया है कि जेलम से गुजरने वाली जो हमारे अड्डों से ट्रैफिक चलती है उन सारों के ऊपर वो डिस्प्ले हैं। वो हमने तमाम तर गाड़ियों के ऊपर वो किराएनामे डिस्प्ले कर दिए हैं। किसी भी मुसाफिर को अगर ये शिकायत आती है कि सामने जो विंड स्क्रीन के ऊपर गाड़ी की किराया डिस्प्ले है उससे वो ज़्यादा किराया चार्ज कर रहा है, आप हमें कॉल करें और मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि वो गाड़ी जो होगी फिर वो अंदर होगी। तिल्ला जोगियाँ
एक ऐसा मुकाम है, बल्कि मैं समझता हूँ जेहलम इस्लामाबाद से शुरू करें, इस पूरी बेल्ट को लेके गुजरांवाला लाहौर तक चले जाएं, तारीखी एतबार से, सियाहत के एतबार से जेहलम जितना रिच है शायद ही कोई ज़िला होगा, बहुत रिच है। और टिल्ला जोगियाँ ख़ास करके 2 सदियों पुरानी इसकी तारीख है, लेकिन उसको किसी सियाहती मुकाम में तब्दील नहीं किया जा सका। उसको अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है, आपको 4x4 चाहिए, लोग फैमिलीज़ के साथ तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि आप जाएँ। आप समझते हैं कि सियाहत को फ़रोग देने के लिए जो है ऐसे मुकामात को रीस्टोर करना, उनको देखना जो है वो ज़रूरी है। टूरिज़म के हवाले से मेरे ख़्याल में अगर कोई भी सेक्टर जेहलम का सबसे ज़्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है तो वो टूरिज़म सेक्टर। जी, हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जो हमारे पास मौजूदा टूरिस्ट का इनफ्लो है, इससे कम से कम कुछ 100 गुना ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल है, और ये मैं बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। हमारा रोहतास फोर्ट जो है, रोहतास फोर्ट, इस जैसा फोर्ट मैंने, आई एम अ वेल ट्रेवल्ड पर्सन, आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस, एनीथिंग सो मैजेस्टिक एज रोहतास फोर्ट। यस, आपका 4 किलोमीटर का, Indeed it is majestic. यस, Yeah. आपका 4 किलोमीटर का उसका पूरा वो सर्कमफ्रेंस है ऑफ दैट फोर्ट। यू स्टार्ट मूविंग ऑन द वॉल फ्रॉम वन एंड टू बैक टू दैट फिनिश पॉइंट, इट टेक्स 4 किलोमीटर्स। Yes. इतना मैजेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना मैजेस्टिक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर मैंने नहीं देखा। बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है, हम नहीं काम कर पा रहे, हम उसकी टूरिज़म वैल्यू को उस तरीके से दुनिया के सामने पेश ही नहीं कर पा रहे। हमने क्या किया, हमने तमाम तर स्कूल्स को मैंने मैंडेटरी उनके ट्रिप्स रखवाए, स्टडी ट्रिप्स तमाम तर हमारी टूरिस्ट स्पॉट्स पे। हमने अपने पर्सनल पेजेस पे, सोशल मीडिया के ज़रिए, दोस्तों यारों के ज़रिए उनको प्रोजेक्ट करवाया। मैंने कई डेलीगेशन खुद बुलाए। अभी पिछले हफ्ते भी मेरे पास एक लाहौर से डेलीगेशन आया हुआ, तो उनको खाना भी अपने अपनी जेब से खिलाया कि यार आओ हमारे पास, ये देखो। देखें, हमने यूनिवर्सिटीज़ को लेटर लिखे लाहौर में और इस्लामाबाद में, और उनको हमने उनके डेलीगेशंस को विज़िट कराया। पंजाब यूनिवर्सिटी के डेलीगेशन आए, लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेशन आए, लेकिन अभी भी इसके ऊपर बहुत काम होने वाला है। टिल्ला जोगिया की रोड बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ प्रोजेक्ट भी दिया सरकार ने, नहीं बन सकी रोड, काम होने वाला है। नंदना फोर्ट के ऊपर सरकार ने प्रोजेक्ट दिया, कुछ काम हो गया है, लेकिन काम अभी भी होने वाला है। ये तमाम तर हमारे स्पॉट्स बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइज्ड हैं। पूरा टूरिज़म डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, उनको मैं अप्रोच भी करूँगा कि इसके ऊपर एक्टिवली काम करने की। डी साहब, आपने जेहलम में जिम खाना की बुनियाद रखी, ये क्रेडिट आपको जाता है। मैं कह रहा हूँ सालों साल से जो हमारे सरबराह हैं उनके जहन में ये ख्याल ना आया, या आया तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके। ये बहुत बड़ा जेहलम की शायद ये लुक को ओवरऑल और इम्प्रेशन को बदल देगा ये प्रोजेक्ट। इसके अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बड़ा ज़बरदस्त है, और मैं देख रहा हूँ सबसे पहले स्पोर्ट्स की चीज़ें ही जो है वो फाइनलाइजेशन के मरले में आ रही हैं, पर ये तो एक अलहदा ही क्लास है जो इससे फैसिलिटेट हो सकेगी। जो आम आदमी, आम स्पोर्ट्समैन है, और बल्कि जो बड़े बड़े नाम निकलते हैं वो तो आम घरों से निकलते हैं, उनके लिए ज़िला जेहलम के अंदर कोई ग्राउंड जो है वो ऐसा नहीं है जिसमें आप कहेंगे वो काबिल हो गए वो खेल सके। क्योंकि मैं एक फुटबॉल क्लब को रिप्रेजेंट भी करता हूँ, तो मुझे सारे ग्राउंड्स का जेहलम, हाँ ये है कि कुछ ग्राउंड्स बंद थे, आपने खुलवाए, आपके दौर में ही खुले, इससे पहले किसी डीसी ने साइन भी नहीं किया, उसको खोलने, सिक्योरिटी इश्यूज थे, क्रेडिट गोज टू यू। लेकिन ग्राउंड्स के सारे हालात कोई नहीं, बहुत बुरे हालात हैं। तो स्पोर्ट्स आप तो बड़ी लाइक करते हैं, फिर स्पोर्ट्समैन को कहते हैं ग्राउंड आबाद कर दें, अस्पताल वीरान कर लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने कोई 4 जो हमारे ग्राउंड से जिसमें हमारे बच्चे खेलते थे जो कि बंद थे और असदरा से बंद थे, उसको ओपन किया। जी, ना सिर्फ ओपन किया बल्कि उसका पूरा एक मैकेनिज्म बनाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम बच्चे उसमें खेल कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमारा जो ज़मीर जाफरी स्टेडियम है वो बड़ी ख़राब हालत में है, उसके फंड्स मंजूरी के वापस चले जाते हैं। जी, मंजूरी के बहुत करीब है, और ये इंशाल्लाह मैं आपको इसकी गुड न्यूज़ जो है वो काम स्टार्ट करके किसी पीसीबी के चैनल से या आपके पीसीबी के चैनल से भी है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के चैनल से भी है। हमारे पार्क्स जो हैं, अल्ताफ पार्क एक और दूसरा काला गुजरा पार्क,
ये हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी अनकरीब अनफोल्ड होने वाले हैं, काम उसके ऊपर ऑन ग्राउंड स्टार्ट होने वाला है अल्ताफ पार्क के ऊपर। जो हमारा चक्का में स्टेडियम है वो निस्बतन प्रोबेबली इट इज़ ओनली स्पोर्ट्स फैसिलिटी, प्रेजेंटेबल स्पोर्ट्स फैसिलिटी दैट वी हैव। अभी हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल वाला ग्राउंड है हमने उसको टेकअप किया हुआ है, उधर भी काफी बड़ा है। जी, उधर भी हम स्टेट ऑफ द आर्ट एक हॉकी स्टेडियम की और साथ में कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हमारी सिफारिश ऊपर गई हुई है, उसके ऊपर काम हो रहा है। जिमखाना की आपने बात की, तो जिमखाना जो है वो उसकी भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आप देखेंगे कि आई एम क्रिएटिंग अ मैकेनिज़्म जिसमें हमारी सोसाइटी का हर सेगमेंट जो है उस स्पोर्ट्स फैसिलिटी से मुस्तफ़ीद हो। वो एक उसको कायदे कानून में ला के एक तरीक़ेकार के मुताबिक हमने वज़ा करना है, एंड इट वुड बी ओपन टू एवरीबडी मीटिंग सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स। बड़ी बड़ी खुशी हुई कि स्पोर्ट्स पे भी आपका इतना फोकस है, और हमारे पास तो पाकिस्तान में है ही यूथ, बुजुर्गी तक तो लोग पहुंचते ही बड़े काम है, आपको तो पता है यूथ है। तो वो यूथ को जो है अगर आप स्पोर्ट्स में एंगेज नहीं करेंगे तो फिर यूथ किधर एंगेज होगी, आपको पता सही तो है। ये इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स में सब तो प्राइमरी फोकस होना चाहिए आपका। CSS आपने किया, 40वां बैच था जब आपने CSS क्लियर किया, अब 50 से ऊपर जा चुके हैं, नवंबर में फिर एग्ज़ाम आ रहे हैं, बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, बड़े खुश हूँ। ये एक ज़िंदगी का ऐसा गोल होता है बंदे का जो कहता है कि मैं बस ये कर लूँ। क्या टिप देंगे उन बच्चों को जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? मेरे ख्याल में इट्स लॉन्ग टाइम since आई वॉज सेलेक्टेड इन CSS। ये जो सिविल सर्विस में मैं आया बैक इन 2011-2012, 11-12 साल हो गए अब तो सर्विस में। हालात उस वक्त और थे, अब और हैं। हम थोड़े डिफरेंट एक स्ट्रीम से भी आए थे, बीइंग एक्स आर्मी। टिप सिंपल सी यही है कि आपने एफर्ट जो है वो हर कोई करता है, उसमें कंसिस्टेंसी जो है वो कोई बरकरार रखता है। तो कंसिस्टेंट एफर्ट रिक्वायर्ड है। इट इज़ नॉट लाइक कि आप महीना 2 महीने जो है वो बिल्कुल अकेडमीज ज्वाइन कर लें, अकेडमीज ज्वाइन करें, दिन तैयारी रात देख कर दें, और फिर आप 2-3 महीने 4 महीने रिलैक्स हो जाएं, गैप दे दें। इट इज़ ओनली कंसिस्टेंसी विच विल यानी मैटर आपने रहता है। में रहना है जी उस ट्रांस में रहना है जी, आपने वो एफर्ट एक कंसिस्टेंट तरीके से करनी है, फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स करनी है, और फिर आपने इस पे अपीयर होना है। और बाकी कोई इतनी बड़ी नहीं है, एवरीबडी डज इट। तो आप भी एफर्ट करके ये करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको कामयाब। यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी टिप दी है जी आपने। आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का वो ये है कि कहते हैं परदेश सबसे पहले शनाख्त छीन लेता है। हुंजा में तो आपका नाम याद रखेंगे लोग, गिलगित में याद रखेंगे, जेहलम में याद रखेंगे, सरगोदा में भी दोस्त यार लोग जानते हैं आपको। वो इसके ऊपर भी बस आज आपके पास आके बैठे हैं तो कुछ शेर भी याद आ रहे। हाँ सुनाए ना। कि कहते हैं कि नुक्तावरों ने हमको सुझाया, वाह, नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। वाह वाह वाह। तो जहाँ पे हैं बस वहाँ पे एफर्ट करते हैं। नाम इज़्ज़त देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। सरगोदा में अपना कलीब अल्लाह बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ है, और बाकी मामलात चल रहे हैं साथ, कोई ज़्यादा पॉप एंड शो का शौक नहीं है, और यहाँ पे भी बस लोगों की मोहब्बत है जो देखिए आप सरगोदा में सर नहीं कह रहे, देखना यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी है, आप DC हैं, आपका प्रोटोकॉल है, लोग इज्जत करते हैं। तो वहाँ पे तो लंगोटियाँ मिल जाए तो मुखातिब भी किसी और अंदाज से करते हैं ऐसे ही। सो इट वाज अ प्लेयर हैविंग यू ऑन माय पॉडकास्ट। बड़ा अच्छा लगा आपकी लाइफ जर्नी, आपका विजन, और समझता हूँ कि आप जैसे ऑफिसर्स जो हैं, मैं सिर्फ तनकीदी सहाबत पे यकीन नहीं रखता, बल्कि मैं ये समझता हूँ जहाँ पे तारीफ ज़रूरी हो वो तनकीद से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम करें, ताकि आप जैसे लोग जो हैं मज़ीद मोटिवेट हो सकें और आप सोसाइटी में बेहतर काम कर सकें। आप जैसे ऑफिसर्स की पाकिस्तान को शिद्दत से ज़रूरत है,
और जेलम के लिए तो मैं समझता हूँ अल्लाह का करम, अब्रे करम बन के बरसे हैं, और अल्लाह ताला आपको यहाँ पे उतनी देर रखे कि हमारे ये जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं ये भी हो जाए, आपके चैनल से ही हो जाए